नमस्कार दोस्तों, सम्यक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते क्या हैं ये भी डिस्कस होगा, और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, ठीक, कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं और कौन से भाग में संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए तो देखते हैं भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये है दोस्तों संविधान द्वारा हमें कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, ये कुल 6 प्रकार के हैं। पहले ये 7 थे, किंतु अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये 6 ही रह गए हैं। कौन कौन से हैं? एक सबसे पहला है, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, ये संविधान द्वारा हमें प्रदत्त हैं और मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार भारत ने किस देश से लिए गए हैं, तो हमने अमेरिका से इसको लिया गया है। चलिए, मौलिक अधिकार, भारत की संविधान की बात करें तो संविधान में उल्लेखित है, भाग 3 आता है। ठीक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है भाग 3, और जो मौलिक अधिकार हैं वो 14 से 32 तक दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। ओके, चलिए तो कौन कौन से है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इतने ही अधिकार हैं। और पहले एक था आपका 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, किंतु उसमें कई सारे विवाद होने के कारण उसको यहां से हटाकर आर्टिकल 300A में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, अब वो कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार नहीं रहा है। चलिए मौलिक अधिकार के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित हैं। जैसा कि मैं पहले भाग 3 है वर्णित है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर स्थितियां सामान्य है तो उनको सीमित नहीं किया जा सकता, किंतु आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकार बाधित किए जाते हैं, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है या संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी कहा जाता है, या रखवाला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला, ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हम देखेंगे जैसे बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, रहने का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है, बात करने का अधिकार। ठीक, कई आते हैं, भारत के लोग भारतीय नागरिकों के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन व्यापन कर सकें, इसलिए इनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। 7वां कौन सा था? संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद
12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है कहा जाता है, ठीक, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका से हमने लिया वी आर द पीपल, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लेकिन उनकी शक्तियां वहां से हमने नहीं ली हैं। अगला है, इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार क्या करता है? सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकता है। मतलब सरकार आपका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, उसका अतिक्रमण सामान्य स्थिति में नहीं कर सकती, किंतु विशेष स्थिति में सरकार को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी सरकार पर होता है या राज्य का दायित्व होता है। ठीक है, अगर राज्य में किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? उसको न्याय दिलाने की राज्य सरकार की रहेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में मानव अधिकार भी हैं। ठीक है, मानव अधिकार आयोग का पूरा गठन किया गया है जो स्वयं से संज्ञान लेता है। इसी कड़ी में अगला है कि संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यहाँ पर क्या है? किए गए थे। कितने थे? 7, अभी वर्तमान में 6। ठीक, देखिए फिर वही डिस्कस कर रहे हैं। समानता का अधिकार मतलब समान रूप से सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, उसमें किसी प्रकार का जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, किसी प्रकार का आपका शोषण अगर होता है तो उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, न्यायालय में हम जा सकते हैं, उसके संबंध में हमें अधिकार प्राप्त है। चौथा है धर्म, संस्कृति, शिक्षा की स्वतंत्रता। धर्म से आशय है हम सभी अपने अपने धर्म को निर्बाध रूप से मानने के लिए बाध्य हैं। इस किसी भी प्रकार से किसी और को धार्मिक परिवर्तन या धर्म परिवर्तन जबरन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी धर्म को या धर्म विशेष को, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, उनके धार्मिक शिक्षा संस्कृति का उन्हें अधिकार दिया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अभी ये ट्रांसफर क्या कर दिया? अनुच्छेद 300A, ठीक है, वित्तीय अधिकार, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ठीक है, कुछ अधिकार जो स्वयं से संज्ञान लेकर किसी भी मुद्दे पर वो कार्यवाही या सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर नोट करके भी लिखा है मैंने, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में ये जो कर दिया 300A, कब किया? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन माने अमेंडमेंट, कब किया गया था? 1978 में। ठीक है, कितना प्रकार का था? 44। अभी तक 103, ठीक है, और 1-2 और हो चुका है शायद, 3 से 4 है संविधान संशोधन। और भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो अनुच्छेद 366 के तहत 368 संविधान संशोधन है ना, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और ये संशोधन भी यहां पर 3 प्रकार से दिए गए हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, ठीक है, एक होता है विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे से अधिक
राज्यों की अनुमति। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल प्रारूप है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या उसको किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। ठीक, कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है, अगला चलिए, अगर आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर हम वहीं पर दे देंगे। चलिए इसमें और देखते हैं और क्या क्या है। ये आप MPPSC प्री मेंस और UPSC प्रीलिम्स के हिसाब से इसको कवर किया गया है, और अन्य जो एग्ज़ाम है SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, MPSI, ये सभी का सभी इसको कवर किया गया। मतलब आप अगर इस चैप्टर को यहाँ पढ़ते हैं तो आपका इससे संबंधित मौलिक अधिकार संबंधी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। है ना, तो आप शुरू करते हैं। इनको डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं कि जो 6 अधिकार हैं तो होते क्या हैं और किस प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका विस्तार से हम जान रहे हैं। तो सबसे पहला आता है समता का अधिकार, समता या समानता। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये कौन से थे? अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष समता का अधिकार। अब कानून के समक्ष समता का अधिकार तो किसी प्रकार का जाति, वंश, लिंग, है ना, महिला पुरुष या अमीर गरीब के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके समक्ष? कानून के समक्ष। कानून ये कहकर किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता या वापस नहीं भेज सकता कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, तुम उच्च वर्ण के हो, निम्न वर्ण के हो, इस जाति के है। ठीक, ऐसे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है? ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का, इस अधिकार का हनन करता है तो इसके विरुद्ध आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस संस्था के विरुद्ध। ठीक, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? समता का अधिकार, समता या समानता। तो जाति, वंश, लिंग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, ठीक है, वही आता है जाति वंश लिंग के आधार पर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर ये 14 वाला आ जाएगा, ये 15 वाला आपका यहाँ आ जाएगा कि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक संस्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करना या नहीं किया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 15 में हमको बताया गया है। अनुच्छेद के द्वारा ये वर्जित है, मतलब ये कानून के विरुद्ध है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक, यहां पर अगला देखते हैं। इसमें सार्वजनिक नियोजन। ठीक है, यहां पर 16वां पॉइंट आ जाएगा, सार्वजनिक। ठीक है, यहां पर मैं आपको की पॉइंट्स भी बना दे रहा हूं, ये आपको पूरा पढ़ा भी दे रहा हूं, और उसके साथ साथ आप केवल की पॉइंट्स भी याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सार्वजनिक नियोजन में अवसर। सार्वजनिक नियोजन में अवसर, तो सार्वजनिक नियोजन मतलब समझ लीजिए इसको कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। देखें, तो यहाँ को समझने के लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो आपको सार्वजनिक नियोजन वो क्या करते हैं, सभी भारतीय नागरिकों या राज्य सरकार राज्य के अपने नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। ठीक, उसमें क्या होता है, किंतु उसमें वो अगला पॉइंट देखेंगे कि परंतु अगर सरकार जरूरी समझे
ठीक, तो जैसे एमपी की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और कुछ विशेष जैसे अभी 10% आरक्षण दिया गया है सवर्ण को, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको उनके लिए राज्य व्यवस्था कर सकता है। ठीक, ये प्रावधान है। अगला अब 17 है अस्पष्टता का अंत। इसमें 17 क्या पॉइंट आता है? अस्पष्टता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी। जाति के आधार पर, जाति, वंश या लिंग के आधार पर आपको आपके साथ, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार या संविधान के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और एक्ट भी बना है, SC ST एक्ट बना गया है इसी के लिए। ठीक है, अस्पष्टता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का अंत किया गया है। अस्पष्टता का कर्ता को, है ना, इसके लिए कुछ दंड भी दिए गए। कर्ता को 500 रुपये का जुर्माना अथवा 6 माह की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें संविधान के मौलिक अधिकार, तो अगर अस्पष्टता का भेदभाव किया जाता है तो 500 का जुर्माना और अधिकतम 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें आता है 18 उपाधियों का अंत। ठीक, तो 14 क्या है, 18 क्या है, उपाधियों का अंत। देखिए इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधियां देने का परंपरा कायम रखी गई है। ठीक है, मतलब जो गैर संस्था और अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी उनको अमान्य कर दिया गया है, और अब कोई ऐसी लीगल तरीके से आपको उपाधि नहीं दे सकता। ठीक है, केवल भारत सरकार या राज्य सरकार, जैसे हम बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक, ऐसे पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, तो ये पुरस्कार जो उपाधियां हैं वो देने का अधिकार केवल अब सरकार के पास रहा है। तो आर्टिकल 18 के तहत क्या कर दिया है, इन उपाधियों का अंत। ठीक, 14 क्या है, समानता, 15 जाति वंश के आधार पर, 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। ये है पहला, ठीक, समानता का अधिकार। दूसरा, ठीक है, दूसरा अधिकार संविधान द्वारा जो दिया गया है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए हैं। 19, 20, 21 और 22 चार अनुच्छेद इसमें कवर किए गए। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए। तो सबसे पहला 19 की बात कर रहे हैं, तो 19 में 19A है, B है, C है, D है, F हटा दिया गया है, E और G है। ठीक है, F क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ये बोलने का अधिकार है ना, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, पहला तो क्या है, बोलने का अधिकार, वाक मतलब होता है बोलना। ठीक, फिर उसके बाद जमा होने का, सभा बुलाने का अधिकार, जमा मतलब होता है सभा, मीटिंग्स। तीसरा है यहां पर संघ या समिति बनाने का अधिकार, यूनियन। तीसरा क्या आ जाएगा, सी से समिति, कमेटी, समिति बनाने का अधिकार। ठीक, आने जाने का अधिकार मतलब घूमने फिरने का अधिकार। ठीक है, यात्रा का अधिकार दिया गया है। फिर निवास करने का अधिकार। ठीक, एफ जो था ये था संपत्ति का अधिकार, लेकिन मैंने बताया कि संविधान संशोधन 44 के अनुसार सन 1978 में इसको कैंसिल कर दिया और कहाँ जोड़ा गया, 300A में जोड़ा गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार, तो यहाँ से ये कैंसिल होता है। ठीक, ई
ठीक है। तो ई क्या है? निवास करने का अधिकार, कोई भी जीविका उपार्जन एवं व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है। एफ जी, ठीक है। जो जी में क्या है? व्यापार करने का अधिकार, ठीक है। बोलने का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, आवागमन का अधिकार। ABCD के बाद आएगा ई, है ना। ई में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन, ठीक। और उसके बाद व्यापार करने का अधिकार। दो इसमें था कि जम्मू कश्मीर में हम ये अधिकार वहाँ पर लागू नहीं होते थे। हम वहाँ पर घूम तो सकते थे किंतु वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते थे। वहाँ पर हम कोई सभा समिति या किसी प्रकार की संपत्ति वहाँ नहीं ले सकते थे। लेकिन जब अभी हटा 370 हटने के बाद, है ना, अनुच्छेद 370 जब हटाया गया अक्टूबर 2019 में सरकार द्वारा, तो अब ये अधिकार वहाँ पर भी हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय में ये अधिकार बाधित हो जाते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 19 और 19-20 ये अधिकार बाधित हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये पहला 19A हो गया पूरा का पूरा, 19 ये पूरा का पूरा है। अब इसमें 20, अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध है। तो ऐसा याद कर सकते हैं 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार इसी के तहत है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मर जाओ, ठीक है। तो ये आपके जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, ठीक है। इसके तहत आप विदेश घूम सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21A, अनुच्छेद 21A आता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 21A के तहत संविधान द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 45 में, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, उसको उपलब्ध कराने का अधिकार किसका रहेगा? दायित्व राज्य सरकार का होगा, ठीक। और हम जो मौलिक कर्तव्य देखते हैं तो 11वां जो आता है भाग 4 के अ, है ना, भाग 4A का 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक, क्या है? तो ये है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का दायित्व किसका होगा? अभिभावक का होगा, अभिभावक का होगा, मतलब माता पिता का होगा। जब तक माता पिता नहीं भेजेंगे तो राज्य सरकार ने अगर स्कूल ओपन भी कर दिया, ठीक, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर राज्य सरकार उस व्यवस्था नहीं करती है तो क्या होगा? उन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसलिए राज्य सरकार का दायित्व होगा उनके लिए शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ठीक। ये हो गया दूसरा। इसमें कुछ और भी हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसमें ये लास्ट वाला पॉइंट आपका बहुत IMP है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं, ठीक है। अगला
ठीक है, तीसरा अधिकार देखते हैं हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया ये तीसरा अधिकार है हमारा, शोषण के विरुद्ध। अगर अब शोषण कैसा होगा, तो मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम या बाल श्रम। मानव दुर्व्यापार देखते हैं हम, जैसे कि मानव के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका खरीद फरोख्त की जाती है, किडनी निकाल दी जाती है, या छोटे बच्चों महिलाओं को बेचा जाता है, तो उनका दुर्व्यापार। ठीक, ये क्या हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनके संबंध में इनको संरक्षण दिया गया है। बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर मजदूरी की जाती है, करवाई जाती है, ठीक, तो उनके विरुद्ध जो नियोक्ता होगा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये इनको शोषण के अधिकार के तहत ये आता है, काम इनसे नहीं कराना है। अब दूसरा है, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों का नियोजन का प्रतिशत, है ना, वही चीज आ गई। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण, ठीक है, अगर किसी कार्यालय में किसी महिला, पुरुष या बच्चों का किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण किया जाता है, तो उसके विरुद्ध, है ना, कुछ और हमें शोषण के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें चौथा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर सारे के सारे जितनी आईएमपी फैक्ट है पूरा कवर करने की कोशिश की गई है, और भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, इसमें है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये बताया गया है। अब अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मानने का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के रूप में या उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने से नहीं रोक सकते, उसके धर्म का मानने से नहीं रोक सकते हैं, या किसी अन्य दो धर्म को जबरन उस पर थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, करने का स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर सिक्कों को किरपान, है ना, जो ककार रखने का अधिकार होता है, तलवार रखने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, सिक्कों का कवर। इसके अलावा धार्मिक कार्यों को प्रबंध, है ना, भंडारा, विशाल भंडारा, अनुच्छेद 26 आता है, ये 25 है, ये 26 अनुच्छेद। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, राज्य, ये 27 आ जाएगा। इसका क्या है कि राज्य किसी धर्म विशेष को, ठीक है, राज्य किसी धर्म विशेष को पैसा नहीं देगा या उनसे अलग विशेष प्रकार का कर नहीं लेगा। अगला है 28, कुछ विशेष शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का के बारे में स्वतंत्रता दे। जैसे हम देखते हैं मदरसा, ठीक है, मदरसा दी जाते हैं, जब मैं आऊँगा तो वहाँ से। चलिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 30 से लेकर 29 से और 30 इसमें दिए गए हैं। तो किसी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने या भाषा लिपि बचाए रखने का अधिकार इसमें दिया गया है, आर्टिकल 29 के तहत आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक, 29-30। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग की हम बात करें तो कितने हैं ऐसे वर्ग? तो 6 वर्ग है जो अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं। एक तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो समुदाय है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। ठीक, अगला, ठीक है, ये अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, आत्मा की संज्ञा दी है।
ठीक है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान हैं। ठीक, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत, तो न्यायालय ये अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, को अधिकार है 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट को जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, यही वाली है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक, दूसरा है परमादेश, तो हम आदेश देते हैं कि कौन, तो न्यायालय। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में न्यायालय कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जा सकती है। अगला निषेधात्मक अधिकार, जब कोई निचली अदालत, है ना, निषेधात्मक क्या अर्थ होता है कि भाई किस अधिकार से, जब कोई, इसका अर्थ होता है ना, तो क्या है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्रतिषेध लेख, है ना, प्रतिषेध लेख जारी कर सकती है। और न्यायालय उससे पूछ सकता है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो किस अधिकार से कर रहे हैं। ठीक, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, अगला है अधिकार पक्षालेख। किस अधिकार, जब न्यायालय को लगता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्षालेख आदेश जारी कर उस व्यक्ति को पद पर कार्य करने से रोक देता है। मतलब कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे ऑथराइज किया गया है और वो व्यक्ति वो काम कर रहा है जो उसको ऑथराइज नहीं किया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। तो न्यायालय अधिकार पक्षालेख, भाई साहब आपने किस अधिकार से किया, तो न्यायालय उनको ये पूछ सकता है। अगला, ठीक है, अगला और अंतिम, उत्प्रेषण मतलब अपने पास बुलाना। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या समक्ष अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब ऐसा कोई मुकदमा मान लीजिए जिसके अधिकार, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है और या हाई कोर्ट है, ऐसा कोई मुकदमा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है किंतु वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो प्रतिषेध उत्प्रेषण रेट उसमें क्या होगा, या स्वयं न्यायालय संज्ञान से उस मामले को अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, एक बार और वापस से रिवीजन कर देते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अगर अच्छा लगा तो इस पर कमेंट्स करिए और लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इससे भी और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, तो और अधिकार एक बार रिवीज करते हैं। मौलिक अधिकार, तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक, और किससे लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।